वॉच शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस नॉवल के अगले एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने फौरन शर्म से अपना मुंह नीचे कर लिया और फिर चच्ची अंदर दाखिल हुई और मुझे एक अच्छी सी मुस्कान दी। चच्ची बिस्तर के पास पहुंच गई, लेकिन वो लड़की दरवाजे पर ही खड़ी थी। जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन शर्म से अपना मुंह नीचे कर लिया और फिर चच्ची अंदर दाखिल हुई और मुझे प्यारी सी मुस्कान दी। चच्ची बिस्तर के पास पहुंच गई, लेकिन वो लड़की दरवाजे पर ही खड़ी थी। चच्ची ने पीछे देखा तो उस लड़की से बोली, नरेन क्या हुआ, अंदर आओ ना, शर्म क्यों रही हो। वो लड़की फिर चच्ची की आवाज़ पर चलती हुई अंदर आई और बिस्तर के साथ रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर चच्ची मेरी तरफ देखकर बोली, लो भतीजे, तुम दोनों के सुकून और मज़े का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। अब तुम दोनों के पास तकरीबन 2 घंटे हैं, दोनों अपनी अपनी को ठंडा कर लो। और फिर बोली, भतीजे ज़रा ख्याल रखना, मेरी सहेली का ये बहुत मेरी ख़ास सहेली है और नर्म नाजुक भी है, इसको प्यार भी देना चाची। फिर बोली, मैं टीवी वाले कमरे में ही हूँ, बाहर का ख्याल मैं रखूंगी, तुम दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे से प्यार करो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो साथ वाले कमरे में मुझे आकर बता देना। और फिर चच्ची ये कहकर बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं और वो लड़की दोनों कमरे में थे और लड़की इतनी शर्मीली थी कि नीचे ही देख रही थी। मैंने कुछ देर तो उसके रद्द अमल का इंतज़ार किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि उसका किसी गैर मर्द के साथ पहला तजुर्बा था और मेरा भी। लेकिन मेरी तो सारी हिम्मत चच्ची की बातों से ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने ही हिम्मत की और उस लड़की से कहा कि नरेन जी, यहाँ बिस्तर है, यहाँ आकर आराम से बैठ जाइए, वहाँ कुर्सी पर तंग हो रही होंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे का रंग मेरी बात सुनकर लाल हो गया था और बदस्तूर नीचे ही देख रही थी। लेकिन वो कुर्सी पर ही बैठी रही और वहाँ से ना हिली और धीमी सी आवाज़ में बोली, जी मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने दिल में सोचा कि लगता है बेटा खुद ही सब कुछ करना होगा, नहीं तो सारा वक्त इसी चक्कर में गुजर जाएगा। मैं बिस्तर से उठा और जाकर जिस जगह लड़की बैठी थी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और फिर मैंने उसका एक हाथ अपने हाथ में थामा तो उसने फ़ौरन शर्म से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और उसके कान में जाकर बोला, नरेन जी, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई खा तो नहीं जाऊँगा। हम दोनों को ही पता है आज हम इस कमरे में क्यों हैं, तो फिर शर्म क्यों रही हैं। मेरे पर पूरा भरोसा रखो, आपको कोई मेरी तरफ से नुकसान नहीं होगा और ना ही कभी भी बदनाम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब की बार उसने अपना हाथ नहीं खींचा और थोड़ा सा आराम से बैठ गई और अब वो बिस्तर की तरफ देख रही थी। मैंने उसका हाथ देखा और फिर उसके कान में बोला, नरेन जी क्या मूड है, बिस्तर पर चलें और मुलाकात करते हैं। तो वो शर्माई और बहुत ही हल्की सी आवाज़ में बोली, जी जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने हाथ पकड़े ही उसको खड़ा किया और दूसरे हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ा। मैंने उसे बहुत एहतियात और नरमी से उठाया और बिस्तर की तरफ ले गया। जब मैं उसे उठाकर चल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे अंदर एक शदीद झटका सा लगा, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने उसे आहिस्ता से बिस्तर के बीच में लिटा दिया और ख़ुद भी उसके पास बैठकर दिल की बातें करने लगा। एक हाथ मैंने उसकी गर्दन के नीचे से डालकर उसे अपने और भी करीब खींचकर बिठा लिया। मैं समझ गया कि वो अब मज़ीद कुर्बत चाहती है। थोड़ी देर बाद नरेन ने खामोशी तोड़ी और बहुत नर्म आवाज़ में कहा, शेख, आज मुझे ज़िंदगी का सच्चा सुकून और खुशी का एहसास हुआ है। 2 साल से मैं अपने अंदर की इस बेचैनी और शिद्दत में जल रही थी। मैंने पूछा, तुम तो अपने शौहर के साथ कुछ महीने रही हो, क्या उसने कभी तुम्हें ये गहरा सुकून और प्यार नहीं दिया? उसने जवाब दिया। मैंने उसे बहुत नरमी से बिस्तर पर बिठा रखा और हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात खोल दी। मैंने अपने शौहर के साथ सिर्फ 8 से 10 बार ही ये कुर्बत महसूस की थी। वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे। काम की थकावट और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर रहने की वजह से मुझे वो सुकून और खुशी कभी पूरी तरह न मिल सकी। और आज तुम्हारे साथ 2 साल बाद ये सब हो रहा है। अगर तुम्हारे साथ मेरा ये एहसास ना होता तो पता नहीं मैं कितना और सब्र करती। मैंने पूछा, सच बताना, मेरे साथ ये सब करने का तुम्हें कैसा लगा? वो शर्माते हुए बोली, पहले तो बहुत डर भी था और शर्म भी, लेकिन कल भाभी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था और आज जब तुमने कुर्सी पर बैठकर जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए बहुत बड़ा एतमाद था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो प्यार मेरे साथ आया अपने शौहर के साथ? वो बगैर हिचकिचाहट के बोली, हकीकत में तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा सुकून और खुशी मिली। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में थक जाते थे और मैं दरमियान ही रह जाती थी। तुम्हारा वक्त उनसे कहीं ज़्यादा है और तुम्हारा अंदाज़ भी उनसे मुख्तलिफ और ज़्यादा प्यार भरा है। फिर मैंने आगे पूछा, अब आगे का क्या मूड है? अगला राउंड चाहती हो या अभी मूड नहीं? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा मूड क्या है? तुम जो कहोगे वही मेरी मर्जी होगी। मैंने कहा, मेरा तो मूड है, लेकिन कुछ नया करने का मूड है, वो भी अगर तुम साथ दोगी तो, नहीं तो नहीं करूँगा। उसने कहा, अब बताओ क्या करना है। थोड़ी देर के बाद मैंने चच्ची के बाथरूम में ही नहा लिया
और जब नहाकर बाहर निकला तो चच्ची अपने बिस्तर पर बैठी हुई थीं। मेरी उनसे नज़र मिली तो वो मुझे देखकर बड़े ही प्यारे अंदाज में मुस्कुरा रही थीं। मैं थोड़ा सा शर्माया तो उन्होंने आगे से बोली, क्यों, क्या हुआ भतीजे, आप तो बड़ी शर्मा रही है। सुनाओ, तेरे अंदर का प्यार निकल के नहीं? कैसी थी मेरी सहेली? मैं चलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और बोला, चच्ची बहुत निकल गई, और तुम्हारी सहेली है बड़ी नमकीन और मज़े का माल थी। चच्ची बोली, बस तू मेरे राज का राज बना के रख और मुझे अपना प्यार लूटने दे, फिर देख किस तरह ऐश करती हूँ। मैंने कहा, चच्ची जान, आप अब बेफिक्र रहो, आप इस गरीब का ख्याल रखो, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। चच्ची ने मुझसे कहा, वैसे भतीजे, तुमने मेरी सहेली के साथ अच्छा नहीं किया। पहली दफ़ा में ही उस बेचारा तुमने बंदा थोड़ा ठंडा करके खाता है। तुम तो एक ही बारी में सब खाने के चक्कर में होती हो। वो बेचारा बड़ी ही मुश्किल से चल के घर गई है, बंदा थोड़ा सा तो ख्याल करता है। चच्ची की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। हकीकत में मुझे नरीन को कुछ वक्त देना चाहिए था। मैंने चच्ची से कहा, चच्ची जान, मुझसे गलती हो गई है, मुझे खुद इस बात का बहुत दुख हुआ था उस वक्त, लेकिन अब मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा, बल्कि अपने उस्ताद अपनी चच्ची जान से पूछ के ही किया करूंगा। और साथ ही चच्ची को आंख मार दी। वो भी मुझे देखकर हंस करी और आंख मार दी। एकदम मुझे उस औरत का ख्याल आया तो मैंने चच्ची से पूछा कि चच्ची, एक बात बताओ, मैं जब नरेन के साथ था तो खिड़की से एक औरत अंदर देख रही थी, वो औरत कौन थी और कब से वो हमें देख रही थी? चच्ची बोली, जब तुम मुझे प्यार होते देख सकते हो तो क्या मैं नहीं देख सकती थी? इसीलिए मैंने कमरे की खिड़की खोल दी थी और उसके आगे पर्दा कर दिया था। मैं तो बस इतना ही देखकर अच्छी हो गई थी जब नरीन प्यार अच्छा कर रही थी, फिर मैं वहाँ से चली गई थी। और जो औरत तुमने देखी थी वो हमारे अपने मोहल्ले की औरत थी और मैं अक्सर उसको अपने जिस्म की मालिश करवाने के लिए वहाँ से बुलवा लेती हूँ। नरेन भी काफ़ी दफ़ा अपनी मालिश उससे करवा चुकी है। वो दूसरे कमरे में मेरी मालिश कर रही थी। वो भी मेरी और नरेन की लाजदार है और सब जानती है। वो नरेन को पहली दफ़ा मुलाकात करते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो काफ़ी देर तक तुम लोगों को देख रही थी। मज़े की बात बताऊं, वो भी बहुत मुलाकात वाली औरत है, कभी वक्त निकाल के उसका भी प्यार करवा दूंगी। मैंने कहा, चच्ची, हकीकत में नरेन बड़ी ही साफ सुथरी और नमकीन लड़की है, लेकिन एक हसरत पूरी नहीं हुई। चच्ची बोली, पहली बात तो ये है कि नरेन का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है और वो बेचारा तो अपने मियाँ के बाद तुमसे मुलाकात कर रही थी। दूसरी बात, तेरी हसरत की वो भी पूरी हो जाएगी, फिक्र ना कर। लेकिन कुछ लौंडेबाज भी शौकीन होते हैं, लेकिन मेरा हिसाब और है। मुझे लौंडेबाजी का ज़रा सी भी शौक नहीं है और ना ही कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आया है, वो भी उसकी रजामंदी से। मैंने नरेन के साथ मुलाकात करने से पहले भी उससे पूछकर उसकी रजामंदी से किया था। अलबत्ता अब उससे पूछ लेना। चच्ची बोली, चलो ठीक है, बकिया बातें बाद में किसी और वक्त करेंगे। तुम अब बाहर जाओ और सब्जी वाले से आलू ले आओ, बच्चे भी आने वाले हैं, मैं नहाकर खाना बनाती हूँ। मैं वहाँ से उठा और बाहर की तरफ निकल गया और उस दिन रात तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। खा रहे थे। अचानक किसी का हाथ मेज के नीचे से आया और वो मेरी टांग पर ये करने लगा। जब मैंने देखा तो वो मेरी खाला का हाथ था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को बढ़ रहा था और फिर वो एकदम मेरे टांग पर आ गया था। मेरा नाम शहरिज़ है, मेरी उम्र 19 साल है। मैं पंजाब के गांव में रहता हूँ। मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी और अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। मेरे माँ बाप ही यहीं गांव में रहते हैं। मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं। एक मेरी बहन है, उसका नाम आयशा है और उसकी उम्र 17 साल है। वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। लेकिन अब मेरे घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे थे कि कोई काम ढूंढो। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरी नानी, खाला और मेरे मामू कराची में रहते थे और वो लोग वहाँ पर सेटल थे। मेरी अम्मी एक दिन मुझे कहने लगी कि शहरिज़, मैं तुम्हारी नानी से बात करती हूँ, तुम कराची चले जाओ। मेरी अम्मी ने मेरी नानी को फ़ोन किया और उनसे मेरे बारे में बताया, तो मेरी नानी उनसे कहने लगी कि हाँ, शहरिज़ को कराची भेज दो, यहाँ पर काम बहुत है, उसे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर इत्तेफाक से मेरा मामू गांव आया हुआ था, तो मैं और मामू कराची के लिए रवाना हो गए। हम कराची सुबह सुबह 7 बजे पहुँचे और बस सफ़र के थके हुए थे। जब हम नानी के घर पहुँचे तो सब लोग सो रहे थे। मेरा मामू गया, वो भी जाकर अपने बिस्तर पर सो गया और मुझे कहा कि तुम भी यहाँ पर सो जाओ। वो एक कमरा था, सब लोग तो नीचे कॉलोन पर सो रहे थे। उस कमरे में एक बिस्तर भी बिछा हुआ था, पता नहीं बिस्तर पर कौन सो रहा था। ये सर्दियों की सुबह थी, सब लोगों ने कंबल ओढ़े हुए थे, तो मैं भी सो गया।
सारी रात का थका हुआ था, इसलिए मेरी भी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे और घरवाले सब जागे हुए थे। मैंने देखा तो उन सब घरवालों में एक मेरी खाला थी, जिसे मैंने बचपन में देखा था। वो थी तो शादीशुदा, लेकिन वो तलाक लेकर मेरी नानी के घर रह रही थी। और मेरी खाला के भी 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उसका बेटा भी मेरी उम्र का था, 19-20 साल उसकी उम्र हो गई, और उसकी बेटी 15-16 साल की थी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने आखिरी दफ़ा अपनी खाला को देखा था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी तो वो हमारे घर इतना आती जाती नहीं थी। बस बातों ही बातों में अपनी अम्मा के मुंह से कई दफ़ा अपनी खाला का जिक्र सुना था, और मैंने सुना था कि मेरे सब खालाओं में से वही खाला बहुत खूबसूरत है। मेरी उस खाला का नाम जमीला था और उसकी उम्र भी 38 साल हो गई थी। आज जब मैं भी जवान हो चुका था तो मेरा खाला को देखने का नज़रिया चेंज हो चुका था। मैंने जब अपनी खाला को देखा तो वो कमरे में आई। उसी वक्त मैं उठा। मुझे कहने लगी, भांजे आ गए कराची, तुम्हें कैसा लगा? मैंने जब अपनी खाला को देखा मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी खाला है। वो इतनी खूबसूरत, गोरी चिट्टी, उनके बाल कमर तक आते थे और उसने अपने बाल खोले हुए थे। मुझे तो उसे देखकर शर्मा रही थी। उसने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ हिलता रहा हो। मैंने ये तो सुना था कि औरत पर असल हुस्न 35 साल की उम्र में आता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया था। जब मैंने आखिरी दफ़ा अपनी खाला को देखा था, उन दिनों में बहुत छोटा था, ये कोई 12 साल पहले, और मुझे मेरी खाला इतनी ज़्यादा ख़ास अच्छी भी नहीं लगती थी। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मैं परेशान ही हो गया कि मेरी खाला इतनी खूबसूरत, और मैं ये भी हैरान हो रहा था कि मेरी खाला की तलाक क्यों हुई। वो इतनी खूबसूरत है, आखिर उसे उसके शौहर ने क्यों छोड़ दिया था। खैर, मैं उठा, वॉशरूम गया, मैंने हाथ मुंह धोया तो मेरी खाला की बेटी, जो कि मेरी कज़न थी, मेरे पास आई। मुझे कहने लगी, शहरोज़, मैं नाश्ता लगाती हूँ, नाश्ते की मेज़ पर आ जाओ। अब मैं तो गांव में रहता था। गांव में तो हम कहीं भी बैठकर नाश्ता कर लेते थे, कभी चारपाई पर, कभी वहीं जहाँ पर नाश्ता बन रहा होता था वहीं बैठ जाते। लेकिन जब मैं कराची आया तो यहाँ का रहन सहन देखा तो मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा था। मेरे सब नानी वाले गोरे चिट्टे साफ सुथरे लगते थे, और ऐसे भी नहीं लगते थे कि वो हमारे रिश्तेदार होंगे। खैर, पहले दिन मेरे सब ने आओ भगत की और मुझे बहुत अच्छा माहौल दिया। मेरी खाला का बेटा, जिसका नाम जैन था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, तो मेरी खाला और मेरी नानी जैन से कहने लगी कि अपने कज़न के लिए भी काम का पूछ कराना और उसको भी इस फैक्ट्री में लगवा दो। इसी तरह शाम हुई तो मेरी खाला और मेरी नानी और उसकी बेटी सब लोग बाहर बाजार जाने लगे। घर का राशन लेना था और कुछ फल वगैरह भी। तो मुझे कहा कि तुम भी चलोगे। मैं वैसे ही घर पर बैठ बैठ कर बोर हो चुका था, तो मैं भी उनके साथ चला गया। मैं जब उनके साथ बाजार गया तो मैंने देखा जिस दुकान पर भी हम जाते थे सामान लेने, वो दुकानदार मेरी खाला को देखते ही उसकी नज़रें रुक जाती थीं और वो फ्री होने की कोशिश करता था। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं, तो मेरी नानी भी उनसे फ्री हो रही थी और वो मेरी खाला के हुस्न का फ़ायदा भी उठा रही थी। हर दुकानदार से वो थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट ले रही थी, और मैंने देखा सारे दुकानदार खुशी से, बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे जो पैसे भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मेरी नानी ने पैसे सबको दिए। मैं आज पहली दफ़ा कराची के बाज़ार गया तो मुझे देखकर बहुत मज़ा आया, और खूब हमने वहाँ पर खाया पिया। जो कि मेरी खाला की बेटी थी, वो मुझे तरह तरह की चीज़ें खिलाती रही, लेकिन मेरी नज़रें बार बार खाला की तरफ जा रही थीं। मैं खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आखिर हम घर आए तो मेरी खाला कहने लगी कि तुम खाना बनाओ, मैं जा रही हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात को मेरी खाला आखिर कहाँ जा रही है, तो मेरी नानी उससे कहने लगी, तुम जा तो रही हो, इसे बोलना कि हमें घर का किराया देना है, तो आज पैसे ले आना। मुझे काफ़ी हैरानी हुई ये सुनकर कि आखिर मेरी खाला किसके घर जा रही थी और मेरी नानी उसे किसका नाम कह रही थी। मैं भी खाला के पीछे छुपते छुपाते बाहर आ गया। मैं जब आया तो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी रुकी हुई थी। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और उसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। मेरी खाला गई, गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई और वो गाड़ी वहाँ से चली गई। मैं वापस आया तो मैंने नानी से पूछा। मैंने कहा, नानी, ये मेरी खाला कहाँ गई है? फिर नानी मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, आते ही तुमने जासूसी शुरू कर दी है। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं जासूसी नहीं कर रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपना बताएं। और मेरी नानी ने मुझे बताया भी नहीं,
लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो ज़रूर किसी ऐसे काम में गई है जो बताने के लायक ही नहीं है। फिर रात के 10 बजे तो मेरी खाला का बेटा भी घर आ गया था और मेरा मामू भी, जिसके साथ मैं कराची गया था। मेरा मामू आते ही मुझे 500 रुपये देने लगा। कहने लगा, शहरज़ ये लो, जेब खर्च रख लो। और मेरी खाला का बेटा मुझे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें आज होटल पर ले चलता हूँ, होटल का चाय पराठा खिलाता हूँ। मैं भी घर पर बैठ बैठ कर थका हुआ था। मैं उसके साथ साथ बाहर आ गया। वो मुझे एक चाय के होटल पर ले आया। उसने वहाँ पर दूध पत्ती और 2 पराठे का ऑर्डर किया। जब वो पराठा लेकर आया, वो पराठा तो इतना लजीज और मज़ेदार था, ऐसा पराठा तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। हालांकि चाय पराठे मुझे पसंद ही नहीं थे, लेकिन मुझे पराठे के साथ इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो ये पराठा देखकर बहुत मुतासिर हो रहा था। मैंने उससे कहा कि यार, ये कराची में इतना अच्छा पराठा मिलता है। वो मुझे कहने लगा, हाँ, मैं भी रोज़ खाने आता हूँ, हालांकि घर पर खाना बना हुआ होता है। फिर मैंने उससे कहा कि यार, मेरा भी काम लग जाए तो हम रोज़ आया करेंगे। फिर वो मुझे इधर की बातें पूछता रहा और मैं भी इसी तरह। रात के 12 बज गए। हम लोग जब घर पहुँचे, जब घर आ रहे थे तो सब लोग जागे हुए थे। मेरी कज़िन आई, मेरे साथ बात करने लगी। मेरी नानी का रवैया अक्सर सख्त रहता था, वो भी सिर्फ मेरे साथ। मैंने देखा तो मेरी खाला अभी तक आई ही नहीं थी। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं नानी से पूछता हूँ कि खाला कब आएगी, वो तो कहीं मुझ पर फिर गुस्सा ही ना कर जाए। इसलिए मैं खामोशी से बैठा रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था, और किस्मत से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। कबीर अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लेते हुए बोलता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हट जाती है। अब उसे पता चलता है कि जिसे वो फरहान समझ रही थी, वो तो कोई कबीर है। उसे कबीर से और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने, मतलब बाबा की परी ने? वैसे रूम की टेंशन ना लो, एक और रूम भी है, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मज़े से मस्ती करेंगे। कबीर उसे और डराता है। बेला इसका मतलब समझते हुए फ़ौरन अपना मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर फ़ौरन मोबाइल में वीडियो चेक करता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल उसे देने की बजाय अपनी पैंट की जेब में डालकर ड्रिंक बनाने लगता है। एक ड्रिंक में बेहोशी की गोली मिला देता है। बेला उसकी कारस्तानियाँ देख रही होती है। वो दोनों ग्लास हाथ में उठाता है, बेला को आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जली फ़ौरन उसके पास आई और दोबारा कबीर से चुमट गई। कबीर ने पल का हुक करके आराम से उसे बिस्तर पर लिटाया। ड्रिंक का वो ख़ास ग्लास जो उसके लिए तैयार किया था उसके होठों से लगाया, जिससे वो फ़ौरन बेहोश हो गई। कबीर ने सुकून का सांस लिया। उसने अपना लाया हुआ ब्रेस्ट साइड टेबल पर रखकर उसके साथ एक ग्लास रख दिया। बाहर आया तो उसने एक नज़र बेला की तरफ देखी और बाहर जाने लगा। ओ हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मेरा मोबाइल? बेला की आवाज़ बाहर से आई। कबीर वहीं रुक गया और अपनी जेब से उसका मोबाइल निकाला। ये रहा मोबाइल, लेना चाहती हो तो ले लो। बेला जैसे ही मोबाइल लेने लगी, कबीर अपना हाथ फ़ौरन ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर उसकी हालत देखकर महसूस होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा कबीर बेला के करीब आता है। जब बेला मोबाइल लेने की कोशिश करती है तो कबीर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लाता है। उसकी हरकत पर बेला दब जाती है। इतना बदला हो गया हो, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। उसकी बात सुनते ही कबीर की हंसी छूट जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? उसके पूछने पर कबीर अपना मुंह उसके मुँह के करीब करता है। छोटा सा काम डियर, यहाँ एक प्यारी सी किस चाहिए। कबीर ने होठ की तरफ इशारा किया तो बेला के होश उड़ गए कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल उसे हर हाल में चाहिए था। ये सोचते हुए वो अपने होठ कबीर की दाढ़ी के करीब ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल की तरफ बढ़ाया। साथ ही अपने दांतों से ज़ोर से कबीर के गाल काटे और अगले लम्हे मोबाइल उसके हाथ में था। जब कबीर ने दर्द से आंख खोली तो सामने बेला मोबाइल हाथ में लिए उसे चिल्ला रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। तुमने ठीक नहीं किया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, कबीर ने कहा। बाद में बेला को अंदाज़ा हुआ कि कबीर के साथ ही उसे घर जाना है, यही एक है जो घर छोड़ सकता है, तो उसने फ़ौरन कबीर से सॉरी कर ली। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। लेकिन जब कबीर ने उससे एड्रेस पूछा तो उसने बैग दिखाया,
जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि ये फ्लॉक सोसाइटी का घर है। कबीर ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो अपने गाल पर लाल निशान पाया। देखकर उसे वो सीन याद आ गया। लड़की बहुत मासूम और डरपोक लग रही थी। फिर हैरत भी हुई कि ये यहाँ किस घर से आ रही है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। बेला फौरन गाड़ी से उतरी और अपना सामान निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर जाने लगा। घर के नाम प्लेट पर बड़े सुनहरे हुरूफ में फरहान लारी मेंशन लिखा था। बेला की सांस में सांस आई, जबकि उसके बले मुकाबिल खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में जाता दिखाई दिया। कबीर और फरहान लारी एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और जूलिया पहले फरहान के साथ होती थी। जब कबीर ने अपने बाप के कहने पर जूली से दोस्ती कर ली तो तब से फरहान और कबीर में दूरी पड़ गई थी और कबीर उसे नीचा दिखाने और जलन दिलाने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। शुक्रिया, अपनी मंजिल पर पहुंच गए, बेला ने फूले हुए सास के साथ कहा, जिसकी बात सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए बेला के पीछे आता है और जानबूझकर उसे पीछे धकेल देता है, जिससे बेला कमर के बल नीचे गिर जाती है। इंसान, तुम में कमीज नहीं है, हाय मेरी कमर, बेला गिरते हुए चीखती चिल्लाती लगी। तुम तो खुद गिरी हो और ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टूपिड गर्ल, यही सीख कर आई हो पाकिस्तान से। कुछ दिन मेरे पास रहेगी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें। खैर, आओ तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते हुए कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बेला ने ठुकरा दिया। ऐसा करने से कबीर की अना बीच में आ गई और फौरन उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो एक बहुत बड़ा हॉल था, लेकिन अंधेरे की वजह से ठीक दिखाई न दे रहा था। कबीर ने एक सोफे पर बेला को लिटाया, लेकिन दर्द हद से बाहर था, जिसकी वजह से बेला ने अपना मुंह सोफे की तरफ कर लिया और आंखें बंद कर लीं। कबीर को उसकी कैफियत देखकर खुद पर गुस्सा आया और फिर अचानक उसके करीब आया। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो दर्द भी मैंने ही तुम्हें दिया है, बकल तुम्हारे तो भरपाई का एक मौका तो बनता है। ये कहते हुए इसकी कमर को छूता है और हाथ आगे पीछे फेरने लगता है। यहाँ, इधर ही, बेला सिसकियां भरती दर्द बताती है। ठीक है, मुझे चेक करने दो। ये कहते हुए कबीर उसकी शर्ट ऊपर करने लगता है। नहीं, बस ऊपर से ही ट्रीट कर दो। बेला कबीर के हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके फौरन बोल उठती है। नहीं, मैं अपने मरीज को चेक करने के लिए पूरी गहराई तक जाना पसंद करता हूँ। तुम्हें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से जाऊँ। कबीर ये कहकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट कमर से ऊपर कंधों तक ले जाता है और अपना हाथ उसकी कमर पर सिलाने लगता है, लेकिन अभी तक उसे कोई आसपास आता दिखाई ना दिया। फिर उसने बेला को देखा जो दोनों आंखें बंद किए हुए थीं। अभी वो जी भर कर देख भी ना सका था कि अचानक उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मतलब कबीर को जिस लम्हे की शिद्दत से इंतजार था वो आ पहुंचा था। कबीर अचानक बेला की कमर के करीब अपना चेहरा ले गया। तभी अचानक किसी ने हॉल की सारी लाइट्स ऑन कर दी, जिससे पूरा घर रोशन हो गया। ये क्या हो रहा है? लारी साहब की आवाज़ जैसे ही उन दोनों के कानों में पड़ी तो कबीर फौरन सोफे से उठकर खड़ा हो गया। बेला जैसे ही लारी साहब से मिलने आती है तो हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। खबरदार, जो तुमने कदम भी आगे बढ़ाया। उनकी आवाज़ में इतनी गरज थी कि बेला खुद ब खुद पीछे हट गई। हेलो अंकल, आई एम कबीर खानज़ादा। कबीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब लारी साहब वापस चले जाते हैं, कबीर अंदर ही अंदर जश्न मना रहा होता है, क्योंकि इस बार भी उसने फरहान लारी को शिकस्त दे दी थी। उसकी नज़र बेला पर पड़ती है, जो मोटे मोटे आंसू बहाकर रो रही थी। सॉरी लिटिल गर्ल, ये करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन तुम नहीं समझोगी। कबीर दिल में बेला से अफसोस करता है। इतनी देर में लारी साहब दोबारा आते दिखाई देते हैं और इस बार उनके हाथ में एक मोबाइल होता है। लो, अभी तुम्हारी करतूत बताता हूँ तुम्हारे बाप को। ये कहकर फौरन शाह साहब को कॉल मिलाने लगते हैं, लेकिन उनका नंबर बन जा रहा था। चाचू, देखा आपको कोई गलतफहमी हुई? ये एक फितरत है जो कोई भी तुम उसके साथ जाओगे और इस घर में तुम्हारे जैसे गंद बर्दाश्त नहीं किया जाता। डैड, लारी साहब भी कह रहे हैं ना कि पीछे से फरहान की आवाज़ आती है। कबीर अब अलर्ट हो जाता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाने की बारी फरहान की थी। फरहान जैसे कबीर को देखता है तो गुस्से की वजह से उसकी रगें फूल जाती हैं। कबीर भले मज़े से इस ख़ानदान की लड़ाई एंजॉय करता है। फरहान कबीर को जलाने के लिए बेला के करीब चला जाता है। डैड, आप शायद भूल रहे हैं कि बेला मेरी मंगीकर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है ना। बेला फरहान के पास जाती है और सो सॉरी, सलाम करना तो भूल ही गई। हाय, मेरी फरहान लारी, तुम्हारा होने वाला शौहर, मतलब मैं खुदा। फरहान कबीर को देखते हुए दांत पीस कर बोलता है। तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो।
नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।